हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपके जो अध्याय 14 है पादपों में श्वसन। अध्याय 14 पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन जो आपके 11th क्लास का 14 नंबर चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि पहले जो चैप्टर था हमारे प्रकाश संश्लेषण वाला, उसके अंदर हमने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण किया था। और फिर वापस इसमें ये मतलब श्वसन का क्या है, उल्टा है। यानी वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण किया था और यहां पर वापस हम ग्लूकोज को तोड़कर क्या करेंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, पहले ग्लूकोज बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, ये क्यों करते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। ये प्रक्रिया है वो पादपों में होती है। पादप क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और जीव जंतु उस भोजन का उपयोग करते हैं। तो हम इस भोजन को वापस तोड़कर हमें क्या लेना है, ऊर्जा लेना है। तो वापस श्वसन की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा, C6H12O6, इससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ATP के रूप में। और यह प्रक्रिया कहां पर होती है, ये होती है जंतुओं में, जीवों में। इसलिए हमने इसके चक्र को उल्टा किया कि पहले हमने ग्लूकोज का निर्माण किया और फिर ग्लूकोज को तोड़ा। तो ये एक ही जीव के अंदर नहीं होगा। अगर एक ही जीव के अंदर होता तो हम इसको बनाते ही क्यों, अगर वापस तोड़ना था तो ये अलग अलग जीवों के अंदर होता है। ये प्रक्रिया होती है वो पादपों में होती है, यानी पादपों में भोजन का निर्माण किया जाता है। वह स्वपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण अपने आप करते हैं। जबकि हम जीव जंतु परपोषी होते हैं, हम भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो हम इस ग्लूकोज को पादपों से लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें से क्या निकाली जाती है, ऊर्जा। हमारा मकसद क्या है, ऊर्जा लेने का काम। और जो ऊर्जा है वो किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। तो श्वसन की इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर मैं आपको श्वसन की परिभाषा देखते हैं हम नेक्स्ट। तो आगे हम श्वसन की परिभाषा देखते हैं। शर्करा का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। जैसे देखिए C6H12O6 प्लस हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ज्यादातर जीव है वो श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, यानी ऑक्सी श्वसन करते हैं। तो ऑक्सी श्वसन करेंगे तो हम शर्करा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेंगे और उसका उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा के रूप में ATP। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम चलेगा श्वसन का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ज्यादातर जीव श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, अतः इस श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स।
फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अनोक्सी श्वसन है वो किस प्रकार होता है। जब कोई जीव ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, और सॉरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण होगा। उस प्रक्रिया को किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक अम्ल चक्र भी बोला जाता है। तो यदि जो जीव ऑक्सी श्वसन करते हैं, यानी जो शर्करा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, तो उनके अंदर उत्पाद के रूप में मुख्य रूप से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जिन जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है वो अनोक्सी श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का अपघटन किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अनोक्सी श्वसन बोला जाता है। तो नेक्स्ट परिभाषा नोट कीजिए, अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन अनोक्सी श्वसन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक नाम आया है, पहला नाम है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ग्लूकोज का आंशिक अपघटन। देखिए अगर कोई जीव ऑक्सी श्वसन करता है तब ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जब कोई जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का अपघटन करता है, तो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हो पाता, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, यानी कुछ ही मात्रा में ग्लूकोज का अपघटन हो पाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनोक्सी श्वसन कहलाती है। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना कि जब ग्लूकोज का अपघटन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा, लेकिन जब ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन के अपघटन होता है तो उसका आंशिक अपघटन होता है। अब हम देखते हैं इसकी एक सबसे पहला प्रोसेस है अनोक्सी श्वसन का, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का आंशिक अपघटन करके उसको पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में तोड़ देना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखते हैं। इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे या रास्ता, ईएमपी का मतलब क्या है, 3 वैज्ञानिकों ने इसको दिया था, एमडन, मेयर और पारानस। उनके नाम पर इस ग्लाइकोलाइसिस को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ईएमपी पाथवे, यानी 3 वैज्ञानिक संबंधित थे, एमडन, मेयर और पारानस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज की थी, ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत यानी क्या किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत अनोक्सी परिस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनोक्सी परिस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन करके पायरुविक अम्ल में बदला जाता है, पायरुविक अम्ल में बदला जाता है।
मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर ग्लूकोज का हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन करेंगे उसको क्या बोला जाता है, अनोक्सी परिस्थिति बोला जाता है। और जब बिना ऑक्सीजन के अपघटन किया जाएगा तो अपघटन कैसा होगा, आंशिक अपघटन होगा, यानी पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होगा। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो जो स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और जो जीव अनोक्सी श्वसन करते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया सिर्फ क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। जो ऑक्सी श्वसन करते हैं उनके अंदर तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है श्वसन करने की, लेकिन जो अनोक्सी श्वसन करते हैं उनमें श्वसन का एकमात्र उपाय क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। तो आपको पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा ग्लाइकोलाइसिस अनोक्सी श्वसन करने वाले जीवों में श्वसन की एकमात्र प्रक्रिया। ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया है वो 10 चरणों के अंदर संपन्न होती है, यानी कंटिन्यू इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बिस फॉस्फेट, इस प्रकार काफी यौगिकों का निर्माण होता है, कुछ काफी चक्र चलते हैं और लास्ट में 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें पहले और दूसरे चरण के अंदर एटीपी का उपयोग होता है, लेकिन बाद में एटीपी का वापस निर्माण होता है। तो कुल उपयोग और कुल निर्माण को मिलाकर इसमें 2 एटीपी का फायदा होता है, यानी 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनोक्सी जीवों में, अनोक्सी श्वसन करने वाले जीवों में श्वसन प्रक्रिया केवल ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया
10 चरणों में संपन्न होती है। तथा यह एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया है, यानी कई एंजाइमों का उपयोग होता है इसमें। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो एटीपी का संश्लेषण होता है। यानी कुल जो एटीपी काम में ली गई और नहीं बनी, तो कुल मिलाकर 2 एटीपी का है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी का उत्पादन होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के पॉइंट है। इसके अलावा जो आपके चक्र दी हुई है, आपके बुक के अंदर पूरी टेबल दी हुई है कि किन किन चरणों से गुजरते हुए ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल के अंदर चेंज होता है। तो वो आपको चक्र भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को भी विस्तार से पूछ लेते हैं, तो आपको वो पूरी टेबल है वो सारणी याद करनी है। नोट कर लीजिए यहां तक पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद था वो क्या था? पायरुविक अम्ल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पायरुविक अम्ल बना है इसका आगे भविष्य क्या होगा। तो इसका या तो आगे फिर ऑक्सी श्वसन के लिए ये आगे प्रयुक्त होगा या अनोक्सी श्वसन के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसके आगे 3 रास्ते हैं। पायरुविक अम्ल, यदि पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश, पायरुविक अम्ल कहां है? अभी कोशिका द्रव्य में स्थित है। यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो आगे क्या होगा? ऑक्सीश्वसन होगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र बोला जाता है। क्रेब्स चक्र। तो जो कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल बना है वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। तो ये जो प्रवेश करने के दौरान इनको जो जोड़ने वाली अभिक्रिया है उसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। एक तो प्रक्रिया ये हो गया कि यदि आगे पायरुविक अम्ल को ऑक्सीश्वसन करना है तो उसको ऑक्सीश्वसन करने के लिए उसको किस में प्रवेश करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। या उसे क्या करना है? अनोक्सीश्वसन करना है।
अनोक्सी श्वसन करना है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन। ये किण्वन दो प्रकार का होगा, एक तो होगा एल्कोहलिक किण्वन और एक होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन और एक होगा लैक्टिक अम्ल किण्वन। यानी जिस किण्वन के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है उसे लैक्टिक अम्ल किण्वन बोलते हैं, और जिस प्रक्रिया अनोक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप एल्कोहल का निर्माण होता है उसे एल्कोहलिक किण्वन बोला जाता है। तो ये दोनों अनोक्सी श्वसन के प्रक्रम है, एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक अम्ल किण्वन। और ऑक्सी श्वसन के लिए जो पायरुविक अम्ल बना है कोशिका द्रव्य में, वो कोशिका द्रव्य से कहां प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के लिए इसको जोड़ने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। यानी पायरुविक अम्ल पड़ा है कोशिका द्रव्य में, फिर उसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो बीच में जोड़ने वाली अभिक्रिया होगी उसको क्या बोला जाएगा? लिंक रिएक्शन बोला जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये पायरुविक अम्ल क्या करेगा? ऑक्सी श्वसन करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी के अणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहां तक पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अभिक्रिया हो रही है दोनों प्रकार की किण्वन, आपको पूछा जा सकता है कि किण्वन है वो किस परिस्थिति में संपन्न होता है, तो अनोक्सी श्वसन की विधि क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और ये दो प्रकार की होगी। यहां पर दोनों एंजाइम, यहां पर एल्कोहलिक किण्वन होगा तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर लैक्टिक अम्ल किण्वन होगा तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और इन दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए दो एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। यहां पर एंजाइम प्रयुक्त होगा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पर होगा लैक्टिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज। दो प्रकार के एंजाइम काम में आएंगे, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो पायरुविक अम्ल है उसका भविष्य क्या है। अगर ऑक्सी श्वसन होगा तो वो कोशिका द्रव्य से पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वहां पर उसमें ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होगी। जिस प्रक्रिया चलेगी उसको क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र। और इसका उत्पाद क्या होगा? इसका उत्पाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस पर्याप्त ऊर्जा। और यदि अनोक्सी श्वसन होगा तो पायरुविक अम्ल है वो दो प्रकार के प्रक्रम कर सकता है, या तो वो एल्कोहल का निर्माण करेगा या वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। अगर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है तो उसे लैक्टिक अम्ल किण्वन बोलते हैं, और अगर एल्कोहल का निर्माण करता है तो उसे एल्कोहलिक किण्वन बोलते हैं। एल्कोहलिक किण्वन का उत्पाद होता है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और अगर लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है तो इसका उत्पाद होता है सिर्फ लैक्टिक अम्ल,
और इसको उत्प्रेरित करेगा लैक्टिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये दोनों प्रक्रम कहां कहां पर होते हैं। अगर हमें प्रयोगशाला के अंदर शराब का एल्कोहल का निर्माण करना है तो हम प्रयोगशाला में ये प्रक्रम करवाते हैं। और अगर हमारी मांसपेशियों में काम करते करते थकान आ जाती है तो कौन सा प्रक्रम होता है, अनोक्सी श्वसन होता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है और हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनकर जम जाता है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में थकान आती है। तो दोनों ध्यान रखना, ज्यादातर जीव क्या होते हैं, ऑक्सी श्वसन करते हैं। अगर जो अनोक्सी श्वसन करेंगे, अब सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अनोक्सी श्वसन करते हैं। जैसे कुछ कवक है, यीस्ट नाम का एक कवक है, वो अनोक्सी श्वसन करता है, कुछ बैक्टीरिया अनोक्सी श्वसन करते हैं। तो हमारे लिए कभी कभी अनोक्सी श्वसन काम का भी है। अगर हमें शराब बनाना है प्रयोगशाला में तो हम क्या करेंगे, उन अनोक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया को एकत्रित करके टैंक में डाल देते हैं, वहां पर वो ये क्रम चलाते हैं। हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में हम ग्लूकोज डालते हैं। तो पहले ग्लूकोज से उनमें पायरुविक अम्ल बनेगा और फिर पायरुविक अम्ल से उनमें लास्ट में क्या बनेगा, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ये हम प्रयोगशाला में हमारे लिए उपयोगी काम हो गया। लेकिन ये काम हमारी मांसपेशियों में अपने आप होता है। हम देखते हैं हम काम करते करते थक जाते हैं क्योंकि हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण मुख्यतः कहां पर होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। जब हम काम करते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण थकान आती है। यह आपको पूछा जा सकता है कि मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है, तो हमें ध्यान रखना है मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन होता है। और किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब एल्कोहलिक किण्वन हो रहा होता है ना, तो एल्कोहल की मात्रा अगर 17% से ज्यादा बन जाती है तो ये प्रक्रिया कौन कर रहा है, ये प्रक्रिया यीस्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया कर रहा है यीस्ट। यीस्ट नाम का एक कवक होता है, यीस्ट में ये प्रक्रिया हो रही है। तो अगर एल्कोहल की मात्रा 17% से ज्यादा बन गई तो वो एल्कोहल के लिए 13% से अगर ज्यादा बन जाती है तो उसमें यीस्ट की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो यीस्ट के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है और इसमें पर्याप्त ऊर्जा का प्राप्ति नहीं होती है। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ऊर्जा नहीं निकल रही। ऊर्जा किस में निकल रही है, ऑक्सी श्वसन में निकल रही है। तो ध्यान रखना जो अनोक्सी श्वसन करने वाले जीव है उनमें ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। आंशिक अपघटन कैसे, यहां पर सिर्फ जब तक पायरुविक अम्ल बनाना तब तक ही 2 एटीपी ऊर्जा मिली, फिर आगे इनमें कहीं भी ऊर्जा नहीं मिली तो आंशिक अपघटन हुआ। लेकिन अगर हम ऑक्सी श्वसन कर रहे हैं तो देखिए ऊर्जा यहां तो दोनों को ही मिली, लेकिन ऑक्सी श्वसन में यहां पर भी ऊर्जा मिल गई एटीपी के रूप में। इसलिए बोला जाता है कि पर्याप्त ऊर्जा की पूर्ति किस श्वसन में होती है, ऑक्सी श्वसन में होती है। और हम श्वसन किस लिए करते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा लेने के लिए। तो भोजन में श्वसन की प्रक्रिया होगी, ऑक्सीजन गैस मिलाकर, तब हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी एटीपी के रूप में। लेकिन जो अनोक्सी श्वसन जीव करते हैं उनका मकसद ऊर्जा लेना नहीं होता है, उन्हें या तो लैक्टिक अम्ल बनाना है या उन्हें क्या बनाना होता है, एल्कोहल। नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर मैं कुछ और पॉइंट्स नोट करवाती हूँ इनके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। ऑक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा उत्पाद के रूप में CO2, H2O तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
यीस्ट में अनोक्सी श्वसन होता है, जिसे किण्वन भी कहा जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में यदि एल्कोहल की मात्रा 13% या इससे अधिक हो तो वह यीस्ट के लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। यीस्ट के लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डिस्कस किया। अभी जो अपने ये चल रहा था ऑक्सी श्वसन अनोक्सी श्वसन, इसकी प्रक्रिया को हम पढ़ा, यहां तक ही थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया, क्रेब्स चक्र को। तो यहां तक क्लास है आपकी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।